नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश का सियासी माहौल इस वक्त जहां कांग्रेस के लिए राहत लाता दिख रहा है, तो वहीं बीजेपी रोज नई आफत में फंसती हुई दिख रही है। अब कर्नाटक को ही लीजिए, जहां अगले महीने की 10 तारीख को चुनाव है, मतदान है, और इस बार कांग्रेस तो अपनी जीत के दावे कर ही रही है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी चयन में जो देरी हुई, या कहें तो बीजेपी इस प्रत्याशी चयन में ही पस्त नजर आ रही है। आपने देखा कि जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे नेताओं ने तो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस के हाथ में हाथ मिला लिया, या कहें कि कांग्रेस का दामन थाम लिया। और बीजेपी अपनी चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद भी कर्नाटक के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में पिछड़ती दिखी। आरएसएस की तरफ से बीएल संतोष ने टिकटों में अपनी चलाने की कोशिश की, तो कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा नाराज हो गए, और जब येदियुरप्पा को मनाया गया तो संतोष यानी बीएल संतोष की न सुने जाने पर संघ ने बीजेपी नेतृत्व से असंतोष जताया। इस तनातनी ने बीजेपी के लिए पहले ही नुकसान कर दिया है। ऊपर से कांग्रेस तो अभी से जीत के दावे कर रही है और बता भी रही है कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी और बीजेपी कितनी सीटों में सिमट जाएगी। अगर जो कह रहा हूं वो राहुल गांधी के ट्वीट से पता चलता है, और राहुल गांधी के ट्वीट के साथ साथ ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ सामने रखा है। और राहुल गांधी उस ट्वीट में कहते हैं, बताते हैं कि 40% बीजेपी सरकार को, यानी कि 40% की बीजेपी सरकार कह ही रहे हैं राहुल गांधी, और सबसे भ्रष्ट सरकार राहुल गांधी बता रहे हैं। साथ ही घोषणा भी कर रहे हैं कि बीजेपी 40 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस की 150 सीटों पर जीत निश्चित है। ये राहुल गांधी का दावा है, कांग्रेस का दावा है। राहुल गांधी ही नहीं बल्कि बहुत से सर्वे भी दोस्तों यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी की जनसभाओं में उमड़ती भीड़ भी यही कह रही है, जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल ने कर्नाटक में प्रचार तेज कर दिया है, और अब प्रियंका गांधी भी कल से उनका साथ देने के लिए पहुंचने वाली हैं। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसके पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में कांग्रेस की जीत तय करने में लगे हुए हैं, और उन्होंने तो आज बता भी दिया है कि कांग्रेस सरकार बनने पर, यानी कि कांग्रेस की सरकार अगर कर्नाटक में बनती है, तो पहली कैबिनेट की बैठक में वो क्या फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों के बारे में यहाँ बता रहे हैं खासकर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए सर। राज्य ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಯುವ ನಿಧಿ ಇವು 4 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 2000 ರೂಪೀಸ್ महिला। तो कन्नड़ में कह रहे थे यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसका हिंदी रूपांतरण मैं कर दूं कि खड़गे यहाँ बता रहे हैं कि गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर गृहिणी को 2000 रुपए दिए जाएंगे। युवा निधि में ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपए दिए जाएंगे, और डिप्लोमाधारी उधर ग्रेजुएट जो हैं, यानी जो बीए पास कर चुके हैं, उनको 3000 रुपए, और जो डिप्लोमाधारी हैं बेरोजगार, उनको 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। और अन्न भाग्य योजना जो है उसमें बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल दिया जाएगा। ये यहां कह रहे हैं इसकी घोषणा। और पहली कैबिनेट, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में ये तमाम बातें पास कर दी जाएगी और तत्काल इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं किया जा सकता है क्योंकि आप याद कीजिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार, फिर राजस्थान की सरकार, उस दौरान जो कुछ महीनों की सरकार थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, वो, और अभी पिछले दिनों जो सरकार बनी है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, वहां भी इन लोगों ने पहली बैठक में जो वादे किए थे उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। तो कांग्रेस को पता है दोस्तों कि सरकार उसकी बनेगी, और उसने अभी से जनहितकारी फैसलों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है।
कांग्रेस के इस आत्मविश्वास के पीछे राहुल गांधी की राजनीति और रणनीति कारगर साबित हो रही है। मानहानि मामले के बाद राहुल गांधी और ज्यादा मजबूती के साथ राजनीति के मैदान में नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि राहुल वहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग हमारे इस चैनल पर लाइव देख रहे थे राहुल गांधी की जनसभा का। मोदी सरनेम से जुड़े एक और मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था। कल 25 अप्रैल है, लेकिन राहुल ने इसके लिए छूट की अपील की थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए अब उन्हें 15 मई की तारीख दी है। यानी अब राहुल गांधी कर्नाटक चुनाव के बाद ही कोर्ट में पेश होंगे और ये बहुत बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए है और कांग्रेस के लिए है। जबकि बीजेपी को एक बार फिर इससे झटका लगा है। क्यों झटका लगा है? क्योंकि राहुल की पेशी अगर कल होती तो वो चुनाव में इसका मुद्दा बना सकती थी और इधर और दिन भर राहुल गांधी के खिलाफ मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जाता। लेकिन इधर बीजेपी के लिए एक आफत और भी है। वो आफत है जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने से। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान धरने पर बैठे हैं और मोदी सरकार यौन शोषण के गंभीर आरोप पर अपने सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका अच्छा संदेश जनता के बीच नहीं जा रहा है। अब मामले को लेकर पहलवानों ने अदालत का रुख किया है और वहां से क्या फैसला आएगा ये देखना होगा। मगर कानूनी दायरे से बाहर एक सवाल नैतिकता का भी है, जिस पर बीजेपी नाकाम दिख रही है। वहीं नैतिकता की बात अगर की जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरह समय से पहले या समय से अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया, उससे लोगों के बीच उनकी छवि निखरी है। नैतिकता की कसौटी पर राहुल गांधी खरे उतरे हैं, क्योंकि अब लोग राहुल गांधी को चिट्ठियां भेज भेज कर कह रहे हैं कि आप हमारे घर पर आ जाइए रहने के लिए, यानी कि अपने घर पर रहने का लोग उनको न्योता दे रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने भी ये बात बताई है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने मुझ पर कई मुकदमे लगा दिए हैं। उन्होंने मुझे संसद से बाहर कर दिया और मेरा आवास भी छीन लिया, लेकिन मेरे पास हजारों ऐसी चिट्ठियां आ रही हैं जिसमें लोग लिख रहे हैं कि राहुल जी आप हमारे घर आइए। बीजेपी ने मेरा घर लेकर अच्छा किया। मेरा घर आप लोगों के दिल में है और मुझे किसी घर की जरूरत नहीं है। जब घर आपके दिल में हो तो घर की जरूरत कैसे? वहीं ओबीसी के अपमान के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि मैं भारत के हर व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जैसा कि मैं कहता हूं कि मैंने नफरत के बाजार में प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोली है, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। नफरत के माहौल में प्यार की इस राजनीति से राहुल गांधी एक नई लकीर खींच रहे हैं, जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। राहुल के बढ़ते कद को देखते हुए विपक्षी एकता की संभावनाएं भी जोर पकड़ रही हैं। आज ही ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बैठक करके, कोलकाता में बैठक हुई इन तीनों की, बिहार के सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम और पश्चिम बंगाल की सीएम, इन तीनों के बीच एक साथ एक मंच पर और ईगो को हटाकर विपक्षी एकता की एक मोटी लकीर खींचने की कोशिश ये वहां पे हुई है। तो दोस्तों आज चर्चा करते हैं, आइए, कि किस तरह बीजेपी के लिए बढ़ रही है आफत और कैसे कांग्रेस को मिल रही है राहत। कलकत्ता से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जो कुछ चल रहा है आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे थे इस वक्त। अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, पत्रकारों की टोली है, वरिष्ठ जनों की टोली है। आपसे परिचय करवाता हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, मीनू जी आपका स्वागत करता हूँ। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, रविकांत जी आपका स्वागत है। और 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो ईद की छुट्टियां मना रहे थे, सेवैयां खा रहे थे, वो भी अब लौट आए हैं और जो ऐसे भी छुट्टियों का लुत्फ़ उठा रहे थे वो सब लौट आए हैं और अब काम पे हम लग गए हैं। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ते हैं।
अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, बहुत सारी बातें रख चुका हूं, पहली प्रतिक्रिया विदाउट एनी क्वेश्चन, क्या कुछ कहेंगी आप? जी जी, पहली प्रतिक्रिया तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को और आपके पूरे स्टाफ को। यूट्यूबर्स डिजिटल चैनल की श्रेणी में आप लगातार तीसरी बार पहले स्थान पे आए हैं, अगर मैं सही हूं तो और मुझे खुशी है कि मैं भी लगातार 2 बार दूसरे नंबर पे थे, इस बार पहली बार आए हैं फर्स्ट नंबर पे, और डबल बधाई आपको। और मुझे खुशी है कि मैं भी इस चैनल से जुड़ी हुई हूँ, तो खुशी हमारी दुगनी हो जाती है जी। अब प्रतिक्रिया सबसे पहले इसमें ये देंगे हम कर्नाटक के चुनाव को। देखिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं, हालांकि सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट पे मुझे ज्यादा भरोसा रहता है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। आज जो रैली जो इसको संबोधित राहुल गांधी ने किया, उसमें जो पब्लिक रेस्पॉन्ड कर रही थी राहुल गांधी के एक एक वाक्य के ऊपर, आपने देखा कि 40% कमीशन की जैसी वो बात करते थे, पब्लिक यूफोरिक हो जाती थी, बहुत तेज आवाज में अपनी खुशी, मतलब उन्होंने अपना समर्थन जारी किया कि हाँ, ये 40% कमीशन की सरकार है और हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो भी एक बता रहा है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी कि जो बीजेपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उन्होंने भी आज इस रैली को संबोधित किया था और उसको फिर राहुल गांधी ने संबोधित किया। तो ये एक तरह से इसका महत्व इस रैली का और ज्यादा बढ़ जाता है और बीजेपी के लिए ये जिसको कहते हैं कि चिंता हुई होगी। अब रही इसमें जो राहुल गांधी जो ये बात कर रहे थे, इसमें उन्होंने कई सारे जो कांग्रेस के वादे हैं जिनको बताया कि सॉरी कि कांग्रेस के जितने भी वादे हैं हम उनको पहले, अगर सरकार बनेगी तो हम पहले ही दिन की उसकी मीटिंग में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक उस पे भी पब्लिक ने बहुत अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। और जो देखिए, इस वादों पे विश्वास करने के लिए जनता के पास एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आज ही राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने महंगाई से राहत के लिए बहुत सारे लोगों की जो घोषणाएं की थी, आज उन्होंने विधिवत उसको लॉन्च किया। उन्होंने 10 किलो अनाज की बात की है, देने की बात की है। सिलेंडर वहां 500 रुपए हो गया है। वहां पे जो महिलाओं के लिए कुछ सम्मान निधि की बात है प्रति माह, और बेरोजगार युवकों के लिए सम्मान निधि की बात है। मनरेगा के लिए उन्होंने 125 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय की बात की है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो निम्न वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात है। अगर उसकी आप पिक्चर देखें तो उसमें जो अशोक गहलोत दे रहे हैं, उसमें एक बुजुर्ग महिला है, उनको वो सारी राहतें वो कार्ड के रूप में प्रदान कर रहे हैं। उसमें एक पीछे एक और महिला खड़ी है उनके, वो इतनी उत्सुकता से देख रही है कि उनको लगता है कि बड़ी क्या मतलब बहुत अच्छी सौगात मिल रही है। तो दिस शोज की पब्लिक कितनी परेशान है और उनको महंगाई से राहत के लिए चाहिए कि कहीं से कोई पैकेज आए, कहीं से कोई मदद का हाथ बढ़े। तो जो अशोक गहलोत ने हाथ बढ़ाया है और उसको आज ट्विटर पे काफी अच्छे से ये भी किया गया है वायरल, तो वो कर्नाटक की जनता के लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि कांग्रेस जो कहेगी वो करेगी। अब देखिए, कांग्रेस का जो राहुल गांधी पहले भी कहते रहे कि हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करते हैं और वो वादे नहीं करते हैं जो हम निभा नहीं सकते। तो उन्होंने जो वादे किए पास्ट में भी निभाया और आगे भी निभाएंगे। उन्होंने किसानों के ऋण की माफ करने की बात की है, महिलाओं के लिए सम्मान निधि की बात की है, बेरोजगार युवकों के लिए सम्मान निधि है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सम्मान निधि है और फ्री बिजली कुछ यूनिट की उन्होंने बात की है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, बीजेपी की जो कांग्रेस की जो सरकार यहाँ बनने जा रही है, उससे निसंदेह बीजेपी के चेहरे पे चिंताओं का घना होना स्वाभाविक है। और उसमें जाति जनगणना की बात भी आज राहुल गांधी ने की है। तो एक ये नया मुद्दा इस कर्नाटक चुनाव से जो ये उछला है, ये आगे 2024 में इस देश की राजनीति को 2024 के चुनाव के माध्यम से अवश्य प्रभावित करने जा रहा है। और ये जो राहुल गांधी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक ये थी जो मैं कहना चाहूंगी कि आज की जो रैली थी उसमें सबसे ज्यादा मैंने आज तक जितनी भी बार राहुल गांधी को देखा, आज सबसे ज्यादा रिलैक्स थे, जैसे कि कुछ बहुत बड़ी बोझ सिर से उतर गया हो उनके। तो उन्होंने बहुत रिलैक्स, बड़े खुशनुमा मूड में थे
और उसी मूड में उन्होंने पब्लिक रैली के संबोधन की शुरुआत की। मतलब थोड़ा हल्का फुल्का हास परिहास के साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए शुरुआत की। उम्मीद की जाती है कि नंदिनी के जरिए जो उन्होंने ये दही को खट्टा करने की कोशिश की थी कर्नाटक की, उसको राहुल गांधी और कांग्रेस मिलकर वापस मीठा बनाएंगे, दही खाने योग्य रहेगा। जी राजीव जी, दही खाने योग्य रहेगा। और राहुल गांधी को आप रिलैक्स्ड कह रही हैं कि बहुत रिलैक्स्ड मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो ये आखिर क्यों है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, किस रूप में देखा जाए, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए आफत का पहाड़ जो है, भले वो दिखाया जाए कि बीजेपी बहुत, यहाँ राहुल गांधी को या कांग्रेस को रिलैक्स्ड मूड में कह रही हैं मीनू जी, लेकिन बीजेपी अपने आप को ये दिखावा जरूर करती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे रिलैक्स्ड मूड में कोई है नहीं। लेकिन क्या नींदें नहीं उड़ रही होंगी कर्नाटक को लेकर के? और कर्नाटक में अगर पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर साहब राहुल गांधी के साथ एक मंच पे दिखाई दें, भाषण दें, लक्ष्मण सावदी साहब साथ साथ घूमें, तो फिर यहाँ तो रात की नींद जो है वो तो हराम हो रखी होगी बीजेपी की। और ऐसे में बहुत सारे मुद्दों को यहाँ उजागर करने की कोशिश और साथ साथ बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस अध्यक्ष आने वाले समय में हम क्या कुछ करने वाले हैं फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में, वो घोषणाओं को भी लागू कर रहे हैं। यानी यहाँ ये माना जाए कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल में ये एक पहला राज्य है, जो मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला राज्य है जहां जी तोड़ जो मेहनत होती है वो कांग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। कल से प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं, राहुल गांधी ऑलरेडी सेकंड टाइम पहुंच चुके हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी टीम वहां पर पहले से है। अभी बीच में एक प्रेस रिलीज आई थी कि अलग अलग जो इनके मीडिया विंग के जो प्रवक्ता हैं इनके, वो प्रवक्ताओं को अलग अलग शहरों में लगा दिया गया है मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ में हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। किस रूप में देखा जाए इसको कांग्रेस के लिहाज से और बीजेपी के लिहाज से? क्या कांग्रेस उस मोड में आ चुकी है जहां से चुनाव जीतने की उम्मीद की जा सकती है? चुनाव जीतती रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव जाइए प्रियंका जी आप देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जाइए प्रियंका जी आप देखिए, राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे, लेकिन यहां तो सब हैं, अध्यक्ष भी हैं, राहुल भी हैं, प्रियंका भी हैं, मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं और अध्यक्ष साहब तो हैं ही। किस रूप में अब देखा जाए देश की, मतलब ये नहीं, देश की राजनीति में इस मजबूती को किस रूप में देखा जाए, इस एक्शन को किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, सबसे पहले मेरी तरफ से भी डीबी लाइव को और पूरी टीम को और तमाम दर्शकों को नंबर 1 बनने की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं नंबर 1 जब कह रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि जो दूसरा नंबर 1 है, तो कम से कम उस तरह का विश्लेषण डीबी लाइव पर कतई नहीं होता। मैं उसका हिस्सा हूं, इसलिए बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं। यहां सौहार्द, प्रेम और बहुत ईमानदारी का जो विश्लेषण होता है, वही वजह है कि दर्शक आज आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी मुद्दा है आज का, कर्नाटक का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है राजीव। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का भी आगाज माना जा रहा है। और अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद का ये पहला चुनाव है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद का भी ये पहला चुनाव। इसलिए कांग्रेस तो पूरी मुस्तैदी के साथ कर्नाटक में लगी हुई है, लेकिन जनता भी उसके साथ दिखाई पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए फंसी हुई है क्योंकि उत्तर भारत से, और अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश को छोड़ दूं तो बाकी और राज्यों से जो मोहभंग हो रहा है लोगों का, बीजेपी चाहती थी कि दक्षिण भारत में कुछ विस्तार करे और वो कर्नाटक के जरिए प्रवेश करना चाहती थी। कर्नाटक में उसकी सरकार भी कई बार से है, लेकिन दक्षिण भारत का जो एकमात्र राज्य उसके पास है वो भी बुरी तरह से हारने जा रहे, जो अभी सर्वे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी के लिए ज्यादा मुसीबत सामने है,
दक्षिण के 5 राज्यों के पास संभवतः 127 या 128 सीटें हैं, और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो संकेत आएंगे वो पूरे दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाले हैं। और आने वाले वक्त में जब 2024 के चुनाव होंगे तो उसमें भी इसका पूरा जो नैरेटिव बनेगा वो काम करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है। और जमीनी स्तर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई है, अगर आप उसको देखें कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों को बहुत बारीकी से छुआ, चाहे वो नंदिनी का मुद्दा हो या वहां मिर्च का भी मामला चल रहा है। और राहुल गांधी तो दक्षिण भारत के हीरो हो चुके हैं। उत्तर भारत में भले ही अभी भक्तों के दिमाग पर ताला हो, लेकिन दक्षिण भारत जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत सत्कार कर रहा है, और इसलिए कर रहा है कि राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं उनको लोग लगातार महसूस कर रहे हैं। इसलिए कर्नाटक का चुनाव जितना महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए है, उतना ही मुसीबत वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गया है। उसके तमाम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन उत्तर भारत में उसकी कोई झलक तक नहीं है। सारे जो गोदी मीडिया चैनल है उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि जगदीश शेट्टार चले गए या कोई और नेता चले गए। और मुसीबत इतनी है बीजेपी के पास कि पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा को फोन करना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक बागी के साथ भी ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा था। यहां ईश्वरप्पा कौन है? ईश्वरप्पा वो व्यक्ति हैं जिन पर ही 40% रिश्वत लेने का आरोप है। और इतना ही नहीं, एक संतोष पाटिल नाम के ठेकेदार ने उनका नाम लेकर के लिख करके और आत्महत्या की। ऐसे व्यक्ति को भी फोन करना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो आप मुश्किल समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कि वो किस गर्त में जाकर के फंस गई है। और राहुल गांधी जिस तरह से बहुत सहज मूड में है, और सहज मूड में इसलिए भी है कि घर बार भी उनका छुड़वा दिया। मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार चाहती थी कि राहुल गांधी फंसे रहें और राहुल गांधी कर्नाटक न जाने पाए, लेकिन राहुल गांधी को चिंता नहीं है उस घर द्वार की। वो उन्होंने छोड़ दिया और कह दिया कि ये जाइए, ले जाइए चाबियां और सौंप दीजिए अपने मालिक को। और इधर सतपाल मलिक जी जो कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से भंडाफोड़ किया है और इस सरकार की गैर संवेदनशीलता को खास करके मोदी करते थे, ये राष्ट्रवाद की बात करने वाली पार्टी, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? शूटिंग में व्यस्त हैं और कहते हैं कि चुप रहिए, ये दूसरा मामला है। तो सतपाल मलिक जिस बात को कह रहे हैं, इस देश का अवाम वो अब इस सच्चाई को जानने लगा है कि आखिर हुआ क्या था पुलवामा। संकेतों सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सरकार बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है और कर्नाटक में फंसी हुई है, और उसका जो नतीजा आएगा उसका प्रभाव वहीं नहीं रुकने वाला है, 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंचने वाला है। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव, लेकिन बहुत बड़ी बात आप यहां कह रहे हैं और उसकी मैं पुष्टि करता हूं। पुष्टि किस हिसाब से? क्योंकि दक्षिण के हीरो हो चुके हैं राहुल गांधी। अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी की सभा, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके 12 दिन हुए थे। 12वें दिन मैं पहुंचा था केरल, और आप लोगों को बताता हूं केरल में हम लोग, मैं 3 रात 4 दिन रहा था, और वहां के युवा दीवाने थे राहुल गांधी के। और वही बातें जब वहां से जब कर्नाटक पहुंचते हैं राहुल गांधी, युवाओं की बात कर रहा हूं मैं, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, युवाओं की बात कर रहा हूं। और अगर युवा दीवाने हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो दीवानगी परवान चढ़ेगी। और वही यहां दिखाई दे रहा है कि दक्षिण के हीरो अगर रजनीकांत आज की तारीख में माने जाते हैं अगर, तो वो बन चुके हैं पैरेलली पॉलिटिकल रजनीकांत राहुल गांधी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। आपको याद होगा एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था कि वो लड़की जो है वो ओवैसी साहब के मंच पे थी, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही थी, और राहुल गांधी जो हैं उससे मिल रहे हैं, वो राहुल गांधी को किस कर रही थी आके बहुत खुशी से। वो लड़की, उस लड़की का इंटरव्यू मैंने खुद लिया था। ये वो लड़की नहीं थी जिसको मंच से उतारा था ओवैसी साहब ने, ये दूसरी लड़की थी जो कांग्रेस के युवा टीम की, यानी कि एनएसयूआई की जो छात्र विंग है कांग्रेस समर्थित, एनएसयूआई की सेक्रेटरी है केरल की,
वो लड़की थी। लेकिन यहां तो हमाम में सब हैं, तो वैसे ही है, तो यहां चल जाती है बात, तो चल जाती है। तो वही हो रहा था वहां पे। लेकिन खैर वो जो वीडियो जिसमें मैंने इंटरव्यू लिया था, वो वीडियो कांग्रेस के लिए उस समय बहुत लाभकारी साबित हुआ। इसलिए क्योंकि उसको दिखा करके देखिए ये हैं, ये हैं, दोनों में दिखाया गया। चलिए खैर, बात मैं यहां ये रखना चाह रहा था कि सचमुच आप जो कह रहे हैं, दक्षिण भारत के हीरो राहुल गांधी बन चुके हैं आज की तारीख में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी रिलैक्स्ड हैं, जिसकी पुष्टि आप भी करते हैं प्रोफेसर रविकांत जी, जिसकी पुष्टि अभी, जिसके बारे में अभी कह रही थी मीनू जैन जी, उसकी पुष्टि आप कर रहे हैं। और उसी बात को मैं भी आगे बढ़ा रहा हूं कि हाँ, रिलैक्स्ड हैं राहुल गांधी। अब जब आप, हमारे पास घर भी नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास काम करने का ठिकाना नहीं है, बेघर हूं, सोने के लिए मम्मी का घर है ही, रहने के लिए खाना मिल ही जाएगा, तो फिर चिंता किस बात की, पब्लिक की सेवा करेंगे तो कर रहे हैं। ये रिलैक्स्ड मोड कहलाता है। आना चाहता हूं विजय शंकर सिंह जी आपके पास। अब जरा इसके दूसरे नजरिए को आपसे समझना चाहता हूं कि कर्नाटक का चुनाव कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिहाज से भी, दक्षिण भारत के राजनीति के हिसाब से भी। लेकिन ये वही गढ़ है जहां बार बार, वही दरवाजा है जहां बार बार बीजेपी जाकर के ठोकर मारती है कि किसी तरह इस दरवाजे के अंदर जाऊं और फिर नीचे कन्याकुमारी तक पहुंच जाऊं। लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। और इस बार क्या इस बात को कांग्रेस समझ चुकी है? उस दरवाजा को बहुत मजबूती के साथ बंद करना चाहती है कांग्रेस, ये मान लिया जाए, क्योंकि अब बहुत कुछ यहां दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इतनी मजबूती के साथ अभी तक पिछले 5 साल में मैंने नहीं देखा कि किसी राज्य के चुनाव को लड़ी थी। जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है, धरातल से जो खबर आ रही है, वही बात मैं अपने दोनों पुराने साथियों के बीच रख रहा था, वही बात आपके बीच भी। और सबसे बड़ी बात कि यहीं पर क्या आफत दिखाई दे रही है बीजेपी को, बीजेपी के लिए जो आफत हम लिख भी रहे हैं, वही आफत है कि ये दरवाजा उससे खुल ही नहीं रहा। खुल जाए 13 तारीख को तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप और आपके साथ जुड़े हम लोग भी नंबर 1 श्रेणी में आ चुके हैं, और मैं यही शुभकामना दूंगा कि हम लोग इससे उत्तर प्रगति करते रहें और ये बना रहे। दूसरी बात, कर्नाटक के चुनाव को मैं इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि कर्नाटक के चुनाव के पहले जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 से लेकर और इस 2023 के बीच जितने चुनाव भी हुए हैं, वे सारे चुनाव व्यक्ति केंद्रित चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जरूर निकाला, लेकिन नगर निगम से लेकर और लोकसभा के चुनाव तक एक ही आदमी का गुणगान होता रहा और एक ही आदमी के ऊपर चुनाव केंद्रित रहा, वे थे श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने पिछली बार कहा भी था, हिमाचल में, गुजरात में भी कहा था कि आप कहीं न देखिए, आप मुझे देखिए और मुझे वोट दीजिए। एक तरीके से यह घोर अलोकतांत्रिक बयान है। तो आप एक घोर अलोकतांत्रिक बयान इसलिए है कि आप अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर रहे हैं, आपने किया क्या है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, और नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि आप हमें देकर चुनाव लड़िए। दूसरी चीज, हर चुनाव के पहले एक शगुफा उछाला जाता और आज भी उछाला गया है। 2024 को लेकर जो अमित शाह ने कहा, आज या कल मैं किसी चैनल पर देख रहा था कि अब की बार वो 400 पार सीट पाएंगे। 543 सीटें हैं, 400 वो ले रहे हैं, तय कर लिया उन्होंने पहले से ही, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। बंगाल के चुनाव में भी उन्होंने ये कहा था, नीति में भी कहा था, नीति में तो खैर उनको सफलता मिली, लेकिन और जगहों पर उनको उस तरह की सफलता नहीं पाई, गुजरात में मिली। तो इस सब के पीछे मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक ब्रांड के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक ब्रांड के रूप में, प्रतीक के रूप में रखा है कि हमारा ये ब्रांड है। जैसे अमूल एक ब्रांड है, टाटा का एक ब्रांड है, और भी बिजनेस के एक ब्रांड होते हैं। तो एक लोकतंत्र के रूप में नहीं, जो चुनाव मैनिफेस्टो पर नहीं लड़ रहे हैं, उपलब्धियों पर नहीं लड़ रहे हैं, क्या करेंगे इन पर नहीं लड़ रहे हैं, व्यक्ति पर लड़ रहे हैं, तो ये ब्रांड तो है। तो कर्नाटक के चुनाव में मैं इस ब्रांड का क्षरण साक्षात देख रहा हूं। इतने दिन हो गए कर्नाटक का चुनाव घोषित हुए, जिस तरीके से शुरुआत में ये लोग सक्रिय थे, उसकी तुलना में इस बार बिल्कुल सक्रिय नहीं है और कम है। अभी तक भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि इनकी बहुत ज्यादा रैलियां हो रही हैं। अब ये खबर जरूर आई है कि शायद कुछ रैलियां प्रस्तावित हैं। दूसरी चीज, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेज हैं,
मिस्टर 40% पेसीएम 40% का जो नारा लगा है, वो निश्चित रूप से वो इतना गंभीर नारा था, और उस नारे की शुरुआत भी भाजपा के लोगों ने की है, कांग्रेस ने नहीं की है। इसका भी एक बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तीसरी चीज मैं ये देख रहा हूं, इनका जो परंपरागत इनकी रणनीति है हिंदू मुसलमान की, पहले जो उम्मीद थी कि कर्नाटक में राम सेना है, वहां पर तेजस्वी सूर्या है, जो हमेशा यही बातें करते हैं, जब भी उनका भाषण आप सुनिएगा तो आप उनको इसी विषय पर केंद्रित पाएगा, किसी और विषय पर नहीं केंद्रित पाइएगा। युवा है, मैं नहीं समझता कि युवा के दिमाग में ऐसी चीजें कहां से आती हैं, क्यों आती हैं। अमूमन युवा इन सब चीजों से परहेज करते हैं, थोड़ा खुले दिमाग के होते हैं, लेकिन उनको मैं देख रहा हूं कि सब चीजें रणनीति के रूप में वो कहते हैं। तो जिस तरीके से उनकी उम्मीद थी कि हिंदू मुस्लिम कार्ड चल जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, वो नहीं हो पाया। दूसरे लिंगायत समुदाय के रूप में येदियुरप्पा थे, तो इसी समुदाय के और भी महत्वपूर्ण लोग इनकी पार्टी से निकल के आ गए हैं, तो वहां भी इनकी दाल नहीं गल रही है। तीसरी चीज जो आपने कहा कि दक्षिण भारत का यह मजबूत द्वार है, सच कहिए तो इन्होंने सरकारें जब भी बनाई है, ऑपरेशन लोटस के थ्रू बनाई है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनके जो ये 3 अघोषित पक्षधर हैं, 3 जो अघोषित इनके टीम के सदस्य हैं, ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि ये तीनों एजेंसियां प्रोफेशनल एजेंसियां हैं और देश की सर्वोत्तम एजेंसियां हैं, जो कि आर्थिक अपराधों पर और परंपरागत अपराधों पर नियंत्रण के लिए और जांच के लिए बनी है। लेकिन पिछले 2014 के बाद से इन एजेंसियों ने जो किया उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से इनकी वहां सरकार जब भी बनी है, तो इनकी वजह से ऑपरेशन लोटस ग्रुप में बनी है। दक्षिण भारत में पहले 4 राज्य थे, अब 5 राज्य हैं। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में डीएमके का है, और जयललिता के अवसान के बाद अब वहां अन्ना डीएमके कोई स्थिति नहीं रही है। उन्हीं के सहारे भारतीय जनता पार्टी वहां अपना कुछ प्रभाव रखती थी, तो वहां अब इनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट या फिर कांग्रेस है, वहां ये नहीं घुस सकते हैं। तेलंगाना में इनको काफी शिकस्त तेलंगाना से मिलेगी, केसीआर से। आंध्र में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कर्नाटक में जरूर ये चाहते थे कि इनकी स्थिति वहां हो, ताकि इस बहाने वहां पर अपना सफेनाइजेशन करें और दक्षिण में भी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड करें। लेकिन इस बार जो ये ब्रांड मोदी पर ये झटका पड़ा है, ये झटका बहुत ज्यादा है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का चुनाव अत्यंत संगठित तरीके से लड़ा जा रहा है और आक्रामक हो रहा है। यह आक्रामकता थोड़ी देर से हो सकता है, इसके कई कारण रहे हों। आत्ममंथन भी एक कारण हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। बार बार ये जब भाजपा ये कहती थी कि विकल्प कहां है, हर बार आज भी अगर उनसे किसी से पूछिए तो कहते हैं विकल्प कहां है। उनसे पूछे कि विकल्प लोकतंत्र में है ही नहीं, जिस विकल्प तो है, विकल्प तो आप भी हैं, वही विकल्प थोड़े हैं। जो इलेक्शन लड़ेगा लोकसभा में, जिसकी बड़ी पार्टी बनेगी, जो उसका नेता बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा तो है ही नहीं। और फिर विकल्प पे भी आप क्यों जा रहे हैं? ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो है नहीं। तीसरी चीज, इधर जो कुछ घटनाएं हुई हैं, खासकर सत्यपाल मलिक जी के इंटरव्यू के बाद, एक तो पुलवामा हादसा, दूसरा राम माधव के ऊपर यह आरोप कि 300 करोड़ उन्होंने 2 फाइलों क्लियर करने के लिए दिया था। तीसरी चीज प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला था, जो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है। इसका न भाजपा से संबंध है, न आरएसएस से संबंध है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला। और मैं समझता हूं तीनों मामलों में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाने वाला बोल नहीं रहे हैं। इन तीनों मामलों पर अडानी को तो किनारे से रख दीजिए, अडानी को तो वैसे भी नहीं बोल रहे हैं, और अडानी पर मुखर होने की वजह से राहुल गांधी को क्या क्या सहना पड़ा और क्या क्या झेलना पड़ा, ये सब जानते हैं। तो आज की स्थिति यह है कि जब ये तीनों मामले उठ गए हैं, इन तीनों मामले पर जो प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा है। कल अमित शाह का एक बयान जरूर आया था कि सत्यपाल मलिक उस समय कहां थे, उस समय क्यों चुप रहे थे। लेकिन कल ही जो दैनिक भास्कर की एक खबर आई, टेलीग्राफ में खबर आई कि दैनिक भास्कर ने 17 फरवरी को ही छाप दिया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय में सीआरपीएफ की चिट्ठी एयरलिफ्ट के लिए 4 महीने तक पड़ी रही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसमें भी उन्होंने कहा था, राम माधव की बात उन्होंने तब पहले उठा चुके हैं, जब शुरुआत में भी तो कई बातें पहले उठ चुकी है। लेकिन जब इन लोगों को ये लगता है कि भाजपा को की स्थिति में, मैं समझता हूं उनको ये लगता है कि उनका प्रचार तंत्र इतना व्यापक है कि कोई भी झूठ अब भी फैलाकर
उसे लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन इनके प्रचार तंत्र की हवा इसलिए निकल गई, एक तो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है, IT सेल है, वो बहुत सक्रिय हुआ। बाकी बहुत से लोग जो कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं लेकिन इस सरकार की कार्रवाइयों से दुखी हैं या पसंद नहीं करते हैं, वो भी अपनी अपनी बात कह रखते हैं। तो 3 चीजें हुई हैं। एक तो ब्रांड मोदी का क्षरण शुरू हो गया है, जो मुझे नहीं लगता कि अब आगे इनको मजबूती मिलेगी। दूसरी चीज, इनका जो दुष्प्रचार था उसकी कलई खुलती जा रही है। 24 घंटे से ज्यादा कोई एक दुष्प्रचार इनका चल नहीं पाता है। और तीसरी चीज ये है, करप्शन के जो लगातार चार्जेस हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर जो चार्जेस सीधे आ रहे हैं, कि करप्शन के मामले में सतपाल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार की बात जो उनको बताई थी तो वो चुप रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस बात पे पुलवामा हादसा का जो खुलासा है ये बहुत गंभीर खुलासा है। और एक बात यहां मैं और जोड़ना चाहूंगा 2 मिनट में, कि लद्दाख में हमारे 20 जवानों की मौत चीन ने कर दी थी, चीन के सिपाहियों ने कर दी थी सीमा पर, जिसमें कर्नल संतोष मारे गए थे, उनके साथ 19 सैनिक और मारे गए थे। 15 जून को ये शहादत होती है और 19 जून को प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक में तशरीफ लाते हैं तो उसके बाद जब वो प्रेस से मुखातिब होते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई आया नहीं था, न कोई घुसा था, न कोई घुसा है। तो न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, ये आपका बयान किसके लिए है? मतलब हमारे जवान क्या चीन के अंदर घुस गए थे, वहां उन्होंने मारे हैं? सीधी सी बात है कि ये जो एक इनके साथ अपने साथ इन्होंने आवरण ओढ़ रखा था कि हम राष्ट्रवादी हैं, सेना के लिए कुछ मत कहिए, सेना का सम्मान करिए, सेना देश की रक्षा करती है, हम सैनिकों के साथ हैं। इन 2 मामलों ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि इस मामले में भी इनकी विफलता साफ साफ आ गई है और यह भी स्पष्ट हो गया कि इनकी पोल इस मामले में खुल गई है। तो इसको मैं समराइज करते हुए कहूंगा, एक तो ब्रांड मोदी का क्षरण, दूसरे राष्ट्रवाद का जो फर्जीपना है उसका उधड़ जाना, तीसरी महत्वपूर्ण आरोपों पर प्रधानमंत्री की लगातार चुप्पी। हालांकि पहले भी मुखर नहीं रहे हैं, वो नोटबंदी पर चुप रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मरने वाली मौतों पर चुप रहे हैं, लॉकडाउन में हजारों मजदूर सड़कों पर घिसटते रहे, सैकड़ों मरे, उस पर चुप रहे हैं। आज पुलवामा खुलासे पर चुप हैं, राम माधव पर चुप हैं, अब डिग्री पर चुप हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनसे किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उन्होंने बोला हो। तो ऐसी स्थिति में आज जो कांग्रेस का वहां प्रचार चल रहा है और जिस तरीके से जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप बेहतर जानते होंगे, हम लोग पार्टी के माध्यम से या कुछ और चैनल के माध्यम से इसे देख रहे हैं, तो उससे लगता है कि भाजपा के लिए स्थिति आफत के रूप में है और कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर हम लोग को सुनने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण आपका, और अलग अलग पहलुओं को आप यहाँ रख रहे थे। और ब्रांड मोदी का क्षरण, यानी ब्रांड मोदी कैसे धीरे धीरे डाउनवर्ड है, कैसे गिर रहा है ब्रांड मोदी। और ब्रांड, कुछ दिन पहले ये सवाल मैं लेकर आया था आप लोगों में से किसी बुद्धिजीवी हमारे पैनलिस्ट के बीच में, कि क्या ब्रांड मोदी अब डाउनवर्ड है और ब्रांड राहुल जो है वो ऊपर की ओर हैं? क्या अब राहुल, कई लोग बोलते हैं दक्षिण भारत में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, उत्तर भारत, अभी हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि उत्तर भारत वालों को भी धीरे धीरे समझ में बात आ जाएगी। जहां राष्ट्रवाद बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन अंधभक्ति मत कीजिए। जहां अंधभक्तों की टोली हो वहां अगर राहुल गांधी न रहे तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, क्योंकि अंधभक्त किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, वो आपको ज़्यादा दिन उस ऊंचाई पे रहने नहीं देंगे। ये तय मानिए, ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए कोरे कागज पर, कि आपकी भक्ति तभी तक रहेगी, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल। 15 साल में तो बर्लिन की दीवार गिर गई थी, आपको याद होगा। जब वहां से निकले साहब तो रशिया में रोक दिए गए, रोके ही नहीं गए, वापस गए, वहां उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। कहानी आप लोगों को याद होगी। खैर, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में आप देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, और उस चर्चा के बीच अगर ब्रांड मोदी की चर्चा न करें, जिसके बारे में बहुत खुल करके यहाँ बात रख रहे थे हमारे साथी विजय शंकर सिंह जी, ब्रांड मोदी और हाहाकार मचा हुआ है बीजेपी के अंदर। भले ना बोल रहे हों, लेकिन सूंघने की पत्रकारों की आदत है, जो हम लोग सूंघ लेते हैं, और वो जो स्मेल है, वो जो गंध है, वो ये आ रही है कि अगर ब्रांड मोदी डाउन हो जाए तो फिर बचता कौन है बीजेपी के अंदर? ये सवाल तो है। हम अगर शुभचिंतक के नाते भी पूछें, बीजेपी के बहुत बड़े अंधभक्त होके भी पूछें, तो ये सवाल तो आएगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी,
कि फिर कौन? अटल बिहारी वाजपेयी के राजीव साथ जी- साथ एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी, आप सब बहुत अच्छे से देखे हैं। मुरली मनोहर जोशी थे, उनके साथ आडवाणी साहब थे, उनके साथ और भी बहुत लोग थे। राजनाथ सिंह दूसरी कड़ी में थे, लेकिन थे, उत्तर प्रदेश को बिल्कुल बांध के रखा था। ऐसे बहुत लोग थे, लेकिन ब्रांड मोदी नहीं तो फिर कौन? ब्रांड अमित शाह। योगी साहब के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है, वो तो मारो ठोको वाले बताए जाते हैं, उनके यहां वही चलता है। तीसरे आधे ब्रांड है नड्डा जी। तो अभी सारा दारोमदार 1.5 ब्रांड पर टिका हुआ है, नड्डा जी और अमित शाह पर। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे हवाई जहाज, सारे हेलीकॉप्टर बुक कर दिए हैं और दिन भर यहां वहां घूम रहे हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा करने का फायदा यह होता है कि लोग आ जाते हैं ग्रामीण इलाकों में हवाई हेलीकॉप्टर देखने के लिए। अभी ये जो चुनाव है कर्नाटक का, ये राहुल गांधी की यात्रा के बाद का पहला चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी द्वारा अपना बंगला छोड़ने के बाद का पहला चुनाव है, और ये पहला चुनाव है जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत तेजी से पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अभी जो ब्रांड की बात हो रही है, श्री नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड एक जमाने में बहुत अच्छा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ब्रांड के कारण अभी ब्रांड इंडिया पूरे विश्व में डाउन जा रहा है। पूरे विश्व में भारत की जो छवि खराब हो रही है वो बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है। भारत की इतनी बुरी दशा, भारत की इतनी छवि पहले कभी बाहर खराब नहीं रही। अब एक और नजरिया देखिए, आज ही मध्य प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन छपा है, फिर वही स्टाइल, क्योंकि बीजेपी को अंदाज हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। तो यहां भी वे डबल इंजन की सरकार का मुखड़ा रोने लगे हैं। वही बात कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की तस्वीर और मुख्यमंत्री की तस्वीर है। उन्हें लगता है कि मोदी जी के भरोसे वे आगे शायद इन राज्यों में भी सरकार बना पाएंगे, ये बीजेपी को लगता है। लेकिन बीजेपी की मुसीबत कर्नाटक में बहुत सारी। पहली मुसीबत का, उनकी मुसीबत का एक कारण तो ये कि जिस लिंगायत समुदाय और योक्काडिगा समुदाय के लिए बीजेपी एकदम उद्यत थी कि किसी भी तरह इन दोनों संप्रदाय के लोग हमारे साथ आ जाएं, वे नहीं आ पा रहे हैं। जगदीश शेट्टार ने यह भी कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी मुझे बुलाएंगे तो भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और बीजेपी की टक्कर में केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो बीजेपी को सबक सिखा सकती है, बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती है। दूसरी बात, राहुल गांधी चूंकि सच के साथ हैं और सच को अपने आप को साबित करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती। तो राहुल गांधी जिस तरह एकदम स्वतंत्र होकर अपनी बातें कर रहे हैं और जिस तरह भीड़ उमड़ रही है, ये आज की ही बात नहीं, अभी तमाम सभाओं में देखिए जिस तरह राहुल गांधी की सभाओं में, उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, युवाओं की भीड़ उमड़ रही है, महिलाओं और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही है, उससे बीजेपी में घबराहट है। घबराहट ये कि लोग अगर कर्नाटक में बीजेपी के साथ नहीं रहते, कांग्रेस के साथ जाते हैं, और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी यही हाल होगा। और बीजेपी को इस बात का पूरा एहसास है कि उत्तर भारत में अब लोकसभा चुनाव में उसकी स्थिति इतनी अच्छी रहने वाली नहीं है जो पिछले 2019 के चुनाव में रही है। तो ये भी बीजेपी के लिए डर का एक कारण है। और बीजेपी के नेताओं को, अमित शाह और नड्डा को ये लगता था, मोदी जी को ये लगता था कि दक्षिण के सहारे वे 2024 में अपनी नैया पार कर लेंगे, दक्षिण भारत के राज्यों के सहारे। इसीलिए उनकी बहुत कोशिश थी कि दक्षिण भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जाए, लेकिन जो तैयारियां उन्होंने की है उसका अंजाम वो देख चुके हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए राहत की बात थी कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं थी वहां भी बीजेपी को लोकसभा में अच्छी सीटें मिली थी, अच्छी प्रभावशाली सीटें मिली थी। लेकिन इस बात से बीजेपी बिल्कुल अच्छी तरह वाकिफ है कि ये इतिहास दोहराया नहीं जाने वाला है। एक बार अगर बीजेपी को लोगों ने वोट दे दिया तो दूसरी बार भी देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है या बहुत सोच समझकर बनाया गया है, जिसमें ग्रामीणों को, महिलाओं को, युवाओं को
और परिवार के सभी लोगों को राहत की बात कही गई है। और ये एक ऐसा उदाहरण है राजस्थान में कांग्रेस ने करके दिखाया है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कांग्रेस ने कहा था कि हम अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही किसानों के कर्ज माफ कर देंगे, और कांग्रेस ने वो किया। और राजस्थान में अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, परिवारों को मदद मिल रही है, बिजली के बिल में राहत मिल रही है। इन सब चीजों से बीजेपी को लगता है कि अब कांग्रेस को रोक पाना आसान नहीं होगा। ये बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। और एक अर्थशास्त्र की भाषा में एक मुहावरा है कि गोइंग टू साउथ, जब नक्शे में कोई देखता है साउथ मतलब कि नीचे की तरफ, तो बीजेपी इज रियली गोइंग टू साउथ अर्थशास्त्र की भाषा में, यानी बीजेपी नीचे की तरफ जा रही है और कांग्रेस ऊपर की ओर जा रही है। कांग्रेस इज कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यस, कांग्रेस इज कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लेकिन अब बीजेपी की स्थिति है कि बीजेपी इज गोइंग टू साउथ, यानी रसातल की ओर जा रही है। नक्शे में अगर देखें भारत के नक्शे में, कि नीचे की ओर जा रही है। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और मुश्किल ये कि जो ब्रांड मोदी कर रहे थे, मुझे लगता है कि ब्रांड मोदी को ओवर एक्सपोजर हो चुका। इतना ओवर एक्सपोजर होता है तो वो अच्छी चीज नहीं होती। अगर अमिताभ बच्चन तेल भी बेचेंगे और साबुन भी बेचेंगे और हीरा भी बेचेंगे और मकान भी बेचेंगे, और फिर लोगों को बाद में पता चलता है कि अमिताभ बच्चन अगर हीरा बेच रहे हैं तो हीरा खरा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है। और ये एहसास लोगों को मोदी जी के बारे में भी हो गया कि जो ब्रांड मोदी और डबल इंजन की सरकार, अब यहाँ क्या है कि 2 इंजन तो बीजेपी में लग चुके हैं, डबल इंजन है, लेकिन दूसरा इंजन तड़प रहा है, उसमें ऊर्जा बची नहीं है। तो अब एक इंजन के सहारे बीजेपी चाहती कि सरकार आए और प्रचारित जरूर करी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। राजू जी, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां सरकार है बीजेपी की और वहां या जहां नहीं है वहां भी, ये एक नया जो जुमला कहना ज़्यादा उचित इसलिए है क्योंकि ये बीजेपी के द्वारा ही दिया गया शब्द है, इसलिए यहाँ कोई मानहानि वाली बात नहीं है। लेकिन ये जुमला इसलिए क्योंकि जहाँ डबल इंजन की सरकार सो कॉल्ड उनके हिसाब से देखा जाए, जैसे कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार आज की तारीख में चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। वैसे ही उत्तराखंड है, वैसे ही आप देख लीजिए तो हमें हरियाणा है, मध्य प्रदेश में जहाँ से हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं वहाँ भी है। ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आपने पिछले 4-5 साल में किया क्या, इसकी गिनती आप अगर करने बैठें तो उंगलियों पे आप रह जाएंगे गिनते गिनते और आगे भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सवाल तो है कि आखिर डबल इंजन कह करके आप किसको बरगला रहे हैं। शायद बरगलाना शब्द ज़्यादा ठीक रहेगा। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपसे बगल में हैं आप, छत्तीसगढ़ में हैं और वहाँ भी बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार बना लो, लेकिन अभी सरकार वहाँ बनने वाली जो डबल इंजन है वहाँ से एक इंजन उतरने वाली है और वहाँ नया मतलब दूसरा जो डबल इंजन ना कहें लेकिन एक मजबूत इंजन का दावा कांग्रेस कर रही है। किस रूप में देखा जाए? एक देखिए छत्तीसगढ़, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ एक रोल मॉडल के रूप में कांग्रेस पेश करती है। किसानों की बात हो तो छत्तीसगढ़, ओबीसी की बात हो, मुख्यमंत्री वहां के भूपेश बघेल ओबीसी हैं और ओबीसी के बड़े नेता के रूप में कांग्रेस धीरे धीरे घुमा रही है भूपेश बघेल को, और उसी ओबीसी की बात कांग्रेस अब ला रही है, कह रही है, जिस ओबीसी के अपमान का आरोप राहुल गांधी पे लग रहा है मोदी सरनेम को लेकर के। लेकिन वैसे ही ओबीसी मुख्यमंत्री यहां भी हैं, राजस्थान में भी हैं। तो दो ओबीसी, 3 मुख्यमंत्रियों में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री। और उसके साथ साथ अगर कर्नाटक का दरवाजा देखा जाए तो वहां पे जिस मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही है कर्नाटक में, इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं ताकि चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए। बहुत शानदार ढंग से चर्चा आप लोग कर भी रहे हैं कि आज ही जैसे शुरुआत में बोल रहा था मुलाकात हुई है, आप लोग थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश किए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण 3 लोगों की मुलाकात हुई है कोलकाता में, जिसमें ममता बनर्जी के साथ में नीतीश कुमार थे और तेजस्वी यादव थे। और उसके बाद जो बोला गया है, जो बयान आया है, नो ईगो कहा गया है
नो ईगो, ममता बनर्जी ने कहा है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर दीपक पाचकोर जी, अब देखिए कुछ क्लब करिए। मैं आपके पास कुछ कुछ चीजें रख रहा हूं, थोड़ा सा क्लब, छत्तीसगढ़ से लेकर के वेस्ट बंगाल और बीच में है कर्नाटक। जरा तारों को जोड़ने की कोशिश कीजिए तो क्या कुछ नजर आता है? देखिए, कर्नाटक का चुनाव एक ऐसे माहौल में हो रहा है राजीव जी, जब बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। पहली सबसे बड़ी बात जो बदल ये रही है, जिसकी बात हम कर भी रहे थे, कि मोदी ब्रांड जो है वो क्षरित हो रहा है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, धीरे धीरे वो नीचे की ओर जा रहा है। और ये दोनों स्तर पे हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से मोदी की छवि भी लगातार गिर रही है और पार्टी की भी छवि गिर रही है। इसके साथ ही इसकी चर्चा बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे मुहावरे जो हैं पिछले 5, 7, 6 सालों में, व्यक्तिगत रूप से मुहावरे और पार्टी स्तर के मुहावरे जो थे, या बहुत बड़ी बातें की गई थी, जिसको बड़ी आम भाषा में हम जुमलेबाजी अब मानने लगे हैं, वो भी सारे एक्सपोज हो गए। जैसे 56 इंच का सीना, आप देखिए पिछले बहुत दिनों से कोई 56 इंच के सीने की बात ही नहीं कर रहा है। लाल आंखें और घर के अंदर घुस के मारना, ऐसे बहुत सारे जो मुहावरे जुड़े हुए थे, जिसके कारण मोदी जी की जो छवि को बनाया गया था, अब उसके बारे में बाहर के लोग छोड़िए, उनके अंदर के पार्टी के लोग भी बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, उनके छाती का साइज जो होगा वो होगा, लेकिन इसके बारे में बात नहीं है। इसी तरीके से जो पार्टी है, इस पार्टी को लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि बहुत ही ये राष्ट्रवादी पार्टी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने एक नारा दिया था, भय, भूख और भ्रष्टाचार से आजादी। लेकिन वो भय, भूख और भ्रष्टाचार तीनों जो है भारतीय जनता पार्टी के इस 2014 से हो रहे इस शासनकाल में हमको सबसे ज्यादा देखने को मिला है। भय जो है समाज के अंदर ऐसा जबरदस्त भय है कि बहुत सारे समुदाय है, बहुत सारी जातियां हैं, वो अपने दूसरे लोगों से, जिनको पूरा पूरा जो समर्थन और सपोर्ट है, प्रश्रय है, वो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे वो भयग्रस्त है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे दूसरे लोग हों। भ्रष्टाचार सब कुछ अब लोगों के सामने आ गया है कि वो चाहे पीएम केयर फंड का हिसाब न देना हो, वहां से लेके अदानी तक का मामला है। भ्रष्टाचार के बारे में बहुत सारी चीजें हो गई। और तीसरा जो है भूख की हालत यह है कि 85 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दिया जा रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, और हालत देश जो है किस तरीके से बदहाल हो गया है, ये हम सब देख रहे हैं। तो कर्नाटक का चुनाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ऐसे माहौल में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन कर्नाटक के चुनाव को सिर्फ इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि वो केवल मोदी वर्सेस राहुल गांधी है या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, इतना ही नहीं है। दरअसल ये दो आर्थिक मॉडलों के बीच का भी एक सीधा सीधा जो है वो संघर्ष है। सो कॉल्ड गुजरात मॉडल वर्सेस जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो लगातार खत्म हो रही थी, उसके फिर से प्रतिस्थापित होने का ये भी समय है। बहुत सारे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, उसने बताया है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होने के बावजूद, बहुत सारे राज्यों से बाहर हो जाने के बावजूद, उसने उसकी जो बुनियादी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है उसको खत्म नहीं होने दिया है। जहां जहां उसे मौका मिला, जहां जहां उसकी सरकारें बनी, वहां इन चीजों को उसने फिर से लाया है। वही बात फिर से होगी कि छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में भूपेश बघेल की सरकार आई थी, तो उन्होंने जो वादे किए थे, उसमें सबसे पहला वादा था किसानों की कर्ज माफी का, फिर उसके बाद जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको अच्छा करने का। और आपको पता है कि इस समय 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, अभी पहुंचते पहुंचते ये हालत है कि छत्तीसगढ़ जो है न्यूनतम बेरोजगारी वाला एक राज्य है। दूसरा, जून से यहाँ पर सभी लोगों के लिए मुफ्त, पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें ऑपरेशन भी रहेगा, उसमें दवाइयां भी रहेंगी, और उसमें जो है वो चिकित्सकों का खर्च भी रहेगा। और से इस तरीके की जो कल्याणकारी जो बातें आ रही है, यहाँ पे स्वामी आत्मानंद के नाम से प्री स्कूल्स खोले गए हैं, लगभग 1100 स्कूल खुल चुके हैं, जहाँ पे सामान्य वर्ग के बहुत गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण जो है यहाँ के पढ़ाई का भी स्तर सुधरा है। तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, उसके प्रति लोगों का विश्वास जागेगा, और अगला चुनाव 2024 का जो होगा वो इस मुद्दे पर लड़ा जाएगा कि आपको गुजरात मॉडल चाहिए या आपको कल्याणकारी राज्य का वो मॉडल चाहिए
जो 2014 के पहले पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा उसको यहाँ पे मजबूती से लाया था। उसमें फिर मनरेगा भी था, उसमें राइट टू एजुकेशन भी था, उसमें बहुत सारी योजनाएं थी सामान्य लोगों के लिए, गरीबों के लिए। ये सारी अवधारणाएं जो है फिर से जो है कांग्रेस उसको स्थापित कर रही है। इसको लेके जो है 2024 का जो लड़ा जाएगा चुनाव, उसकी ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। कर्नाटक का जो चुनाव होगा, कर्नाटक का चुनाव ये तय करेगा और देश को राह दिखाएगा कि आपको कौन सा मॉडल चुनना है। गुजरात मॉडल आपने देख लिया है, ये ऐसा गुजरात मॉडल है कि जब कोई बाहर का, विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो आपको गुजरात की गरीबी दिखाने के लिए वहां पर दीवारें खड़ी करनी पड़ती है, रातों रात, और अस्थायी दीवारें खड़ी करनी पड़ती है जी। गुजरात मॉडल, उसका प्रतिफल जो हम कोरोना काल में देख चुके हैं, किस तरीके, जिसका जिक्र हम बार बार करते रहे हैं। तो गुजरात मॉडल एक्सपोज हो गया है। अगर गुजरात मॉडल को आपको चाहिए तो आप जान के रखिए कि 2024 के बाद इससे भी भयानक स्थिति आएगी, क्योंकि अगर 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो और भी कठोरता से और भी निर्ममता से यही मॉडल लागू किया जाएगा, जिसके कारण भारत जो है बेरोजगारी और दूसरे फ्रंट पर जो है वो पिट रहा है। रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में बहुत सारी बातें हैं जो हम सब जानते हैं। तो ये कर्नाटक का चुनाव है, उसको इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि दो व्यक्तियों के बीच या दो पार्टियों के बीच का केवल चुनाव नहीं है, ये दो मॉडल्स के बीच का भी चुनाव होने जा रहा है दो, और उसकी पृष्ठभूमि कर्नाटक जो है वो तैयार करेगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। इसलिए कर्नाटक की जनता ये जानती है, इसलिए रिस्पॉन्ड कर रही है। उसने देखा है कि बहुत खराब स्थिति के बावजूद जो राहुल गांधी है वो जनता की आवाज उठा रहे हैं और कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे दोस्तों कि जहाँ सुख हो, अमन हो, चैन हो, शांति हो, सब कह लें, शब्द एक ही हैं। और कम से कम सिर पे छत हो, किसी का छत बुलडोजर से न तोड़ा जाए, और कानून का राज हो, पुलिसिया राज ना हो, ये तमाम बातें। हमारे साथ पुलिस के एक ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ चलता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश का जिक्र तो बार बार आता है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जहां फर्स्ट हाफ में यानी लंच से पहले नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव ममता बनर्जी से मिलते हैं, तो सेकंड हाफ में लखनऊ में मिलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से, और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अखिलेश यादव भी रहते हैं उसमें, और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते वक्त वो कहते हैं कि अभी तो पहले हम चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, हम सब एक मंच पे आएँ, बाद में हम प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। आप लोग बार बार क्यों ये कहते हैं कि क्या आप प्रधानमंत्री के पद के दावेदार रहेंगे? क्योंकि संयोजक जो है, संयोजक की भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार पर बार बार यही कहा जा रहा है, ये उछाला जा रहा है, कहें तो एक जुमला यहाँ भी फेंका जा रहा है कि ये चूंकि पीएम बनना चाहते हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, फिर से कल रात से धरना दे रहे हैं, भारत का नाम रोशन करने वाले, विश्व गुरु सच में बनाने वाले पहलवान, जो एक नहीं कई ओलंपिक मेडल्स लाकर बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि एक भाजपा के सांसद महोदय हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इस बार तो इनका ये भी कहना है कि खाप पंचायत के लोग और राजनीति से जुड़े हुए लोग सब आप लोग आइए। पिछली बार आपको याद होगा कि कुछ राजनीति से जुड़े लोग गए थे, लेकिन उन लोगों को मंच नहीं दिया गया, लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हम भी थक चुके हैं और वो कोर्ट भी जा चुके हैं। तो देखिए बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को समझने की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए समझने की। 10 साल अभी नहीं हुए हैं मोदी सरकार के, 9 साल हुए हैं। मई महीने में 9 साल पूरा होगा, 10वां साल शुरू होगा, फिर धीरे धीरे चुनाव, जैसे जैसे चुनाव सामने, उल्टी गिनती शुरू होगी। नए चुनाव के बाद नई सरकार बनी, हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन इस सरकार की उल्टी गिनती तो शुरू होगी ही। अब समझना चाहता हूँ, इतनी बातें इसलिए रख रहा था कि कुछ कुछ चीज़ें, टिटबिट्स जो चलती हैं खबरों के हिसाब से आप तक पहुँचा दूँ। सवाल ये है अमलेंदु उपाध्याय जी कि कर्नाटक में चुनाव और नीतीश कुमार इधर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उससे पहले दिल्ली, यानी कि बहुत कुछ अलग अलग फ्रंट पे हो रहा है, ये माना जाए। राहुल गांधी जी आप फोकस कीजिए कर्नाटक पे, राज्य आप जीतिए, पहले आप हिमाचल प्रदेश जीत के आए, आप कर्नाटक जीत के आइए, और हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं।
और इसमें एक मत वाले, एक विचार वाले लोगों को साथ ला रहे हैं। ये काम नीतीश कुमार निभा रहे हैं। ये मान लिया जाए कि अब एक रूपरेखा सामने है, बिल्कुल फिक्स है। इस हिसाब से देखा जाए देश की राजनीति को। बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसकी भी रूपरेखा तैयार हो रही है कि किन किन मुद्दों पे और किन विचार के आधार पे विपक्षी दल एकजुट होंगे। उसकी भी एक रूपरेखा जो है वो तैयार हो रही है और मुद्दे तय हो रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो है जातिवार जनगणना की बात जो है कोल्हार से शुरू की, इसका मतलब राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिया कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है तो जातिगत जनगणना जो वो है, और उस पे जो है तमाम विपक्षी दल जो है जो इसके समर्थन में है वो इस पे साथ आएंगे। यहां तक कि जो केसीआर है जो वो भी अब चाहते हैं कि जातिगत जनगणना, हालांकि उनका मानना है कि वो दूसरे तरीके से जैसे बिहार में हो रही है उस तरीके से ना हो, लेकिन जातिगत जनगणना वो भी चाहते हैं। तो यानी जातिगत जनगणना जो है मुझे लगता है कि वो भी एक सेंटर पॉइंट अब जो मुद्दे बन रहे हैं उनमें आ गया है। जो राहुल गांधी ने उसे छेड़ा और बिहार में जो जातिगत जनगणना चल रही है, तो ये आगे आकर के मुझे लगता है ये भी एक सेंटर पॉइंट भी ये मुद्दा होगा। इस पे भी जो है बातचीत आपस में हो रही होगी और ये भी एक मुद्दा बनेगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से भाग रही है। ओबीसी के अपमान की बात तो करते हैं मोदी जी के चेले चपाटे जो हैं, लेकिन ओबीसी की जनगणना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उससे डर लगता है उनको कि असली चीजें वो सामने नहीं आ जाए। तो इससे जो भागने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है विपक्ष इस मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार चल रहे हैं, और देखिए कर्नाटक का चुनाव हुआ है, आपने भी कहा कि भाई राहुल गांधी को कहा गया कि आप जाइए आप चुनाव लड़ लीजिए जाकर के। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कुछ दिनों पहले भी अपने इसी कार्यक्रम में कहा था कि राज्यों के चुनाव जीतना भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है 2023 में जितना कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य अगर होंगे 2024 तक चुनाव में ज्यादा, तो जो और बहुत सी चीजें मैनेज की जाती हैं, जो राज्य मशीनरी के जरिए चुनाव में मैनेज की जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपरेशन लोटस चला करके जगह जगह जो है वो 2023 से पहले अपनी सरकारें कायम करना चाहती है। तो इसको विफल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और 2023 से पहले विपक्ष की सरकारें जो है अधिकांश राज्यों में होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी। मुझे लगता है विपक्ष ने इस बात को गंभीरता से समझ लिया है कि 2024 के चुनाव से पहले 2023 के जो विधानसभा चुनाव है ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसीलिए ये सारी गोलबंदियां जो है वो की जा रही हैं। और सबकी मुझे लगता है कि जिम्मेदारियां भी तय हो गई हैं। आज विपक्षी दल की जो आपस में बातचीत होगी नीतीश कुमार बीच में कहिए मीडिएटर कह लीजिए या महत्वपूर्ण भूमिका संयोजक की समझ लीजिए, जो भी है, मतलब वो बातचीत का एक जरिया जो बने हैं विपक्षी दलों और कांग्रेस के बीच में, जो है खासतौर से जो जनता परिवार से जुड़े हुए विपक्षी दल हैं उनके और कांग्रेस के बीच में, तो वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मुद्दों के आधार पर भी और रणनीति के आधार पर भी। तो ये एक नई चीज जो है वो होने के लिए जा रही है। यही भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का असर चल रहा है। अब जहां तक सवाल ये कि जो कहा जा रहा है कि सब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अरे भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो ये भारतीय जनता पार्टी लोग ही बनाना चाहते थे 2011 2012 तक, 2013 तक भी। अडवाणी जी तो फेल हो गए, सुशासन भी इन्होंने नाम दिया था, और मोदी जी का नाम जब तक जो था वो इनकॉर्पोरेट घरानों ने प्रस्तुत नहीं किया और आरएसएस ने उसमें मोहर नहीं लगा दी, तब तक नीतीश कुमार ही एनडीए के लिए एक तरीके से चेहरा थे 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के। और बिहार मॉडल जो था वो पेश किया जाता था कि सब विकास करेगी, ये बिहार मॉडल है। तो ये लोग कब पलटी मार जाएंगे, ये कब किसको अपना चेहरा बना लेंगे कुछ पता नहीं है। ये हो सकता है कल को मोदी जी को ही नकार दे कि हमारा चेहरा नहीं है, तो इनके तो कुछ भी हो सकता है। तो आज जो कह रहे हैं कि साहब ये नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते, पहले तुम बताओ, तुम 2012 और 2013 में जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते थे? भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई सब उत्तर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर राजीव जी, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना भी चाहते तो नीतीश कुमार के भारत के नागरिक नहीं है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश के अंदर। नीतीश कुमार का अनुभव नरेंद्र मोदी से तो ज्यादा ही है, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत ज्यादा अनुभव है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी तो पहली बार प्रधानमंत्री बने और पहली बार ही सांसद बने, तो नरेंद्र मोदी का क्या अनुभव है? जिनको आपने प्रस्तुत किया था कि साहब ये प्रधानमंत्री बनेंगे और बड़ा विजन है, विजनरी व्यक्ति हैं, उन विजनरी व्यक्ति का विजन क्या था 2014 में? देश की समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से पहले क्या विजन था, और आज वो विजन क्या कार्यान्वित हुआ? सवाल तो बनेंगे ना कि भाई आपने इन पिछले 9 सालों में आपने देश के लिए किया क्या है।
ये आपने बर्बाद कर दिए देश के 9 साल। आपने तो किए जो भी किया, आपने अच्छा किया बुरा किया वो तो आपके साथ है, लेकिन आपने देश के तो 9 साल बर्बाद किए ना, और 9 साल में आपने देश को 70 साल पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके के परिणाम सब सामने आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जिस तरीके से भारत की सब रेटिंग्स दे रही हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, सब में भारत लगातार पिछड़। इसमें मुझे लगता है कि एक जो नई परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कतें काफी ज्यादा पैदा हो रही हैं। कांग्रेस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जिस तरीके से अपने मुद्दों पर अटक हैं और निडरता के साथ अटके हैं, जो बार बार वो कहते रहे डरो मत, और उसको बार बार वो साबित भी कर रहे हैं कि डरो मत, तो मुझे लगता है कि उनका डरो मत का नारा और विपक्ष के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छी रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन रही है, और इसके परिणाम निश्चित तौर पे आने वाले समय में दिखाई देंगे। और ये चिंता जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके सबकी भाव भंगिमा में आसानी से देखी जा सकती है, उनके भाषणों में समझी जा सकती है। ये बेचैनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी बढ़ती जा रही है। जी, ये बेचैनी जो है वो बढ़ रही है और यही सबसे बड़ा कारण है। हम जो देख रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि विपक्षी एकता की डोर जो है वो मजबूत हो रही है। उधर बिहार से निकले बिहार के सीएम, और अब वो धीरे धीरे आगे अपना जो है कदम बढ़ा रहे हैं। एक तरफ वो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली के बाद अब वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं, वेस्ट बंगाल के बाद लखनऊ पहुंचते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, और अलग अलग उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनसे कांग्रेस जो है वो सहज नहीं है, या कांग्रेस के साथ वो सहज नहीं है। यानी कि कांग्रेस से डायरेक्ट कैसे बात करें, ममता बनर्जी राहुल गांधी से डायरेक्ट कैसे बात करें, क्योंकि वही ममता बनर्जी कह रही थी कि कांग्रेस तो अब संभल नहीं रही है, आप हमारे यानी टीएमसी में कांग्रेस का विलय कर लीजिए। अब कांग्रेस की लीडरशिप कैसे पसंद आएगी? तो 2024 में बहुत कुछ होना है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो तो अलग, लेकिन नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी क्या? सब अपने अपने, और ऐसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सबका अपनी अपनी जगह पे गठबंधन हो चुका है, ये भी लोग कह रहे हैं। क्षेत्रवार गठबंधन तो हो ही चुका है, लेकिन गठबंधन से इतर दूसरी चीज अगर देखें जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस जो काम कर रही है, और खासकर चुनाव का वक्त है, कर्नाटक के चुनाव पे थोड़ा सा और फोकस करना चाहता हूं, और उसके साथ साथ ये जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता पे भी पैरेलली चलना चाहता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी, लखनऊ में चूंकि आप बैठे हैं, लखनऊ में बहुत बड़ी घटना आज हुई है, और घटनाक्रम में वही नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात, उधर कलकत्ता में भी यही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक मंच पे ये सब आएंगे, और अगर आते हैं तो फिर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं आपसे समझना चाहता हूं कि राज्यों के जो चुनाव हैं और जो लोकसभा के चुनाव हैं, दोनों में जो ये एकता है, ये जो गठबंधन है, वो अलग अलग उसकी तस्वीर होगी। क्योंकि ये तो तय मानिए कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, कांग्रेस, वाम दल सब एक साथ मिलकर तो चुनाव नहीं लड़ने वाले, अगर लोकसभा का विधानसभा का चुनाव हो तो। और अगर होता है एक साथ लड़ते हैं तो बेनिफिट है क्या? जातिगत समीकरण और बाकी चीजों को देखा जाए, या इससे फायदा बीजेपी को हो जाएगा? देखिए राजीव जी, अभी जो नीतीश कुमार ने पहल की है वो निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है, इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाए रखने के लिए। और तमाम विपक्षी दलों के बीच जो आपस में जहां पर चीजें नहीं बनती हुई दिख रही थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चीजें सहज होते हुए दिख रही। क्योंकि नीतीश कुमार का एक वाक्य है आज का कि कांग्रेस के बिना हम किसी विपक्ष के गठबंधन की उम्मीद नहीं कर सकते। ऑब्वियस है कि ये बात उन्होंने ममता बनर्जी से भी कही होगी और अखिलेश यादव को भी ये संकेत गया होगा। अगर आप इस समीकरण को देखें तो एक तो वो राष्ट्रीय एजेंडा जो सामने आ रहा है राहुल गांधी के जरिए, जातिगत जनगणना यानी ओबीसी के स्वाभिमान और ओबीसी के सहभागिता को लेकर के, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के, उनके साथ जो पिछले सो कॉल्ड ओबीसी के महानायक प्रधानमंत्री के रहते हुए जो अन्याय हुए उसको पाटने के लिए, और राहुल गांधी ने तो सवाल उठाया ही है कि क्या वजह है कि जब आप ओबीसी की बात करते हैं तो जो सचिव स्तर के सबसे बड़े अधिकारी हैं उसमें SC ST OBC के केवल 7% अधिकारी मौजूद हैं।
तो जो नीतियां बन रही हैं वो किसके लिए होंगी, ये तो बात समझ में आती है। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए, माने जिसको हम समूचे स्तर पर सामाजिक न्याय की राजनीति कहते हैं, वो एक बड़े पैकेज के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पेश कर दिया है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की बात की तो हम लोग उस समय डिस्कस कर रहे थे और मैंने ये भी कहा था कि आज वो मुद्दा बड़े स्तर पर सामने आया है, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये भी हमारे सामने आ गया है। अब जहां पर बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है, दक्षिण भारत के वो 5 राज्य तो हमने जिक्र किया कि 128 सीटें हैं और वहां पे स्टालिन हो, राहुल गांधी हो, या केरल में आपका कम्युनिस्ट पार्टी हो, तेलंगाना में राव साहब हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े ही हुए हैं, क्योंकि ये जो सरकार है वो संघवाद के खिलाफ, फेडरलिज्म के खिलाफ है। उन्होंने सीधा ही उन तमाम राज्यों पर अटैक किया है। जीएसटी को लेकर के उनका असंतोष है और दूसरे मुद्दों को लेकर के असंतोष है। तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी विपक्ष अब लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार जो पहल कर रहे हैं वो हिंदी हार्टलैंड जिसे कहते हैं, जिसको मैं उसको गोबर पट्टी के रूप में, हिंदी पट्टी के रूप में कहता हूं। तो ये जो हिंदी पट्टी है जिसमें भक्ति का चरम दिखाई पड़ता है और वहां पर वो सवाल नहीं होते हैं जो एक लोकतंत्र में होने चाहिए और चुनी हुई सरकार के सामने होने चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, बिहार और झारखंड दोनों को आप जोड़ लीजिए 54 लोकसभा सीटें, माने नीतीश कुमार जहां अभी पहल कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि जहां पर बीजेपी के खिलाफ ये जो गोलबंदी हो रही है, और ऑब्वियस है कि वो चुनाव जिताए गोलबंदी, और इस गोलबंदी के जरिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में दिखाई पड़ती है। तो अब वो जाएगी कहां? एक नॉर्थ ईस्ट का किला केवल उसका बचता है और वहां पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये हम लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार दरअसल उसे हिंदी हार्टलैंड में फंसाना चाहते हैं, उसकी जो कमजोर कड़ियां हैं उनको ध्वस्त करना चाहते हैं, उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। और जो सामाजिक न्याय की राजनीति का ये क्षेत्र रहा है, जहां हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स रही है, वहीं पे वो भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहते हैं। और उसमें मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जब ममता बनर्जी ने कहा कि देयर इज नो ईगो, अखिलेश यादव भी उसी तरह का कुछ संकेत दे रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि दिसंबर तक आते आते हम लोग एक बड़ी गोलबंदी देखेंगे, जो इस देश के गरीबों, मध्य वर्गों पर जो आपदा है इस समय, उस आपदा से, बेरोजगारी, महंगाई के कारण जो मुसीबतें लोग झेल रहे हैं, उससे कम से कम निजात दिलाने वाला ये गठबंधन हमारे सामने आएगा और लोगों को एक मजबूत विकल्प देगा। जी, एक मजबूत विकल्प। सबसे बड़ी चीज है कि लोग ये पूछते भी हैं कि मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी को हम वोट नहीं दें तो किसको वोट दें, कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, बहुत सारे सवाल करते हैं लोग। लेकिन 2004 में क्या अटल बिहारी वाजपेयी के सामने मनमोहन सिंह को वोट दिया गया था? कि मनमोहन सिंह के चेहरे पर वोट दिया गया था? ऐसा तो था नहीं। तो तस्वीर बदलती है, और इस तस्वीर को बदलते हुए बहुत नज़दीक से विजय शंकर सिंह जी आपने देखा है। आपसे भी चाहूँगा थोड़ा सा इस तस्वीर पे, जहां लोग ये पूछा करते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, मेरे से भी पूछते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनसे भी पूछते होंगे कि क्या राहुल गांधी के नाम पे वोट दें, नीतीश कुमार के नाम पे वोट दें। लेकिन जब गोलबंदी होगी, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी, जब गोलबंदी होगी, जब ये होगा कि नहीं इनको अब वोट नहीं देना है, तो वोट कहीं ना कहीं तो देंगे। और उसमें क्या ये लाभकारी होगा? क्या अलग अलग राज्यों के, चाहे उधर केसीआर, ठीक है केसीआर मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, लेकिन वहां कांग्रेस बहुत मजबूती से फाइट कर रही है, और अभी से वहां प्रियंका गांधी भी एक बार नहीं 3-3 बार जा चुकी, राहुल गांधी पदयात्रा में जा चुके हैं। और कर्नाटक का रिजल्ट अगर कांग्रेस के पक्ष में आता है तो पदयात्रा यानी भारत जोड़ो यात्रा का पहला रिजल्ट आएगा कि राहुल गांधी की पदयात्रा का ये बेनिफिट यहां मिला है, और उसको आगे बढ़ाते हुए फिर आप अगले चुनाव में आएंगे, जहां पर तेलंगाना भी है, जहां मध्य प्रदेश भी है, जहां राजस्थान भी है।
ये तमाम राज्य हैं। तो ये उम्मीद की एक किरण इधर भारत जोड़ो यात्रा से दूसरी किरण जो है वो दिखाई दे रही है विजय शंकर सिंह जी, वो खासकर नीतीश कुमार की पहल से। अब नीतीश कुमार की पहल पर बहुत सारे विश्लेषण बाकी है, आने वाले समय में करना जरूरी है कि कैसे, जिस बारे में यहाँ कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। थोड़ा मैं चाहता हूँ आपसे भी कि उस बात को आगे बढ़ाइए, आपसे समझना चाहता हूँ कि किस रूप में इसको देखा जाए, क्योंकि बहुत लोग महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ और है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीर है, लेकिन इन सबके बीच में 2024 का चुनाव भी है जहां आपको मोदी जी को हराना है, तब की तस्वीर। प्रोफेसर रविकांत जी ने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। अब चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों से ज्यादा इस विषय में ज्ञान और इनका अनुभव है कि ये एक संघवाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी संघवाद के खिलाफ है, और आज से संघवाद के खिलाफ नहीं, संघवाद से मतलब आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ। आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब ये ऐसा देश चाहते हैं जहां पर एक ही दल हो, एक नेता हो, एक विचारधारा हो, बाकी सब उनके अधीन आ जाए। तो ऐसी स्थिति में वो यही चाहते हैं। तो मेरा इस संबंध में ये कहना है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं नीतीश कुमार जी की, ममता बनर्जी जी से मुलाकात हुई, अखिलेश जी से मुलाकात हुई, और भी नेताओं से जो मुलाकात हुई, ये मुलाकातें लंबे समय से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अगर यदि कुछ योजना बन भी गई होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये नेता अभी सारी योजना सार्वजनिक करेंगे। अभी इलेक्शन के आने में समय है, और जिस तरीके से विपक्षी एकता पर ये सरकार अपने ईडी, सीबीआई आदि को आगे छोड़कर भंग करने की कोशिश करती है, नेताओं को परेशान करने की कोशिश करती है, इसको देखते हुए एक गोपनीयता भी ये लोग बरत रहे होंगे और सतर्कता भी बरत रहे होंगे। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, या उद्धव ठाकरे हो, या विपक्ष के केसीआर हो, एक भी ऐसा नेता, इवन अकाली दल भी जो कि बीजेपी का बड़ा पुराना समर्थक रहा है, उनके साथ रहा है, एक भी ऐसा नेता, ऐसा विपक्षी नेता और क्षेत्रीय पार्टी का नेता ऐसा नहीं रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का कुचक्र नहीं किया है। तोड़ने के लिए उन्होंने हर तरह का काम किया है, और उसका नाम भी उन्होंने ऑपरेशन लोटस दिया है। इतनी निर्लज्जता से ये विपक्षी पार्टियों को तोड़ते हैं, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और उसको जस्टिफाई भी करते हैं। तो एक प्रकार की जो जितनी निर्लज्जता से ये काम हो रहा है उसको देखते हुए साफ साफ जाहिर है कि अब इनकी भी पोल जनता में खुलती जा रही है। नीतीश कुमार जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए उसके तत्काल बाद ही अगर देखें तो देश में एक अजीब सा बड़ा अच्छा वातावरण बना, वो जो बिल्कुल एंटी बीजेपी वातावरण बन गया था। हम लोग 1977 में जिस समय इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, उसमें यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे बीएचयू में, उस समय इलेक्शन डिक्लेयर होने के थोड़े दिनों पहले, 3-4 महीना पहले, कांग्रेस से 3 बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर आए थे। जगजीवन राम जी थे, और नंदिनी सतपथी थी, और हेमवती नंदन बहुगुणा थे। इन 3 नेताओं ने जिस दिन कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसके बाद सही लगा कि कांग्रेस पार्टी अब डिफेंसिव हो गई है, और बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं इंदिरा गांधी इस बार भी आएंगी, और ऐसा समय चक्र चला कि उत्तर प्रदेश और बिहार से एक सीट भी नहीं मिली। जिस तरीके से उस समय इलेक्शन हुआ था, अब वो उसमें तुलना में हो सकता है मैं सही तुलना न कर रहा हूं या उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ उसी से मिलता जुलता माहौल लगा जिस दिन नीतीश कुमार आए हैं, उसके बाद ये माहौल बदला है। दूसरी चीज, ओबीसी पर कांग्रेस का स्टैंड, लंबे समय तक कांग्रेस का स्टैंड ओबीसी में बहुत क्लियर नहीं था। हालांकि जो स्टैंड है ये बहुत पुराना है कि डॉक्टर लोहिया के समय से चला आ रहा है, उसके बाद मंडल कमीशन लागू हुआ तब ये चला, लेकिन कांग्रेस उसमें ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला है, तो इसका मतलब सीधे कि कांग्रेस का वैचारिक शिफ्ट भी हुआ है, उन्होंने भी अपनी विचारधारा बदली है। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लड़ाई है, जो चुनाव है, या जो भी हमारा राजनीतिक द्वंद्व है, वो द्वंद्व एक विचारधारा के आधार पर है। एक विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चलती है, और एक विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ चलती है, जो फासिस्ट की विचारधारा है। बहुत से जनता में सवाल जो पूछते हैं कि साहब मोदी नहीं तो कौन, ये अपने आप में ही एक फासिस्ट विचारधारा है। आप लोकतंत्र में पार्टी चुनते हैं, पार्टी विचारधारा के आधार पर चुनते हैं, पार्टी आप जिसको वोट देते हैं वो
उसके आधार पर, उसके मैनिफेस्टो के आधार पर वोट देते हैं। जो बहुमत की पार्टी होगी, नेता सदन, वो चुनेगी। आप पहले से कैसे चुन लेते हैं कि मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई या मिस्टर जेड जो है पीएम बनेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आदमी आगे आता है, पार्टी आगे नहीं आती, आदमी आगे आता है। लेकिन यहां तो आदमी आगे आ रहा है। ये चला है दरअसल 2013 से। 2013 में जब बीजेपी ने अपना घोषित किया उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी को, तो उस समय भी काफी हंगामा चला था। गोवा में इनकी मीटिंग हुई थी, उस समय भी कुछ नेता गोवा नहीं गए थे, जो मोदी जी को नहीं चाहते थे कि ये इनका नाम घोषित हो। वो यही चाहते थे कि इलेक्शन हो, बाद में प्रधानमंत्री का डिक्लेयर किया जाएगा। तो अब चूंकि उनके यहाँ एक ब्रांड उन्होंने स्थापित कर दिया और उस ब्रांड को उन्होंने लार्जर देन लाइफ बना दिया, जो है नहीं उसमें इतना ज्यादा हवा भर के फुला दिया, वो बड़ा दिखता है। और आज 10 साल पर जब आप उसको देखते हैं, जब आप उसका अध्ययन करते हैं, तो लगता है ये कुछ भी नहीं है, बिजुका की तरह से खड़ा है। ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, किसी इश्यू पर भी नहीं बोलते हैं, जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, न कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि जनता को सीधे लाभ हो। 80 करोड़ लोगों को राशन देना ये कोई काम नहीं, ये तो शर्म की बात है कि आप ऐसी स्थिति में स्कीमें चली, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, इन सब के बारे में डिक्लेयर इनसे पूछ लीजिए डिटेल, तो वो नहीं बता पाए। 2016 के बाद से हमारे पास बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा वो पता नहीं कहां चला गया, कोई नहीं बोल रहा है। आपको लंबी लंबी बड़े बड़े हाईवे सड़कें दिख रही हैं, लेकिन उन सड़कों के किनारे जो कोस 2 कोस अंदर जो गांव हैं, वहां न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, क्या सुविधाएं हैं? शिक्षा का बजट गिर गया है, यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। प्रोफेसर साहब बेहतर जानते होंगे मुझसे, हम तो वही जानते हैं जो मुझे अखबारों से और आप लोगों द्वारा पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में एक विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा की लड़ाई को जनता तक ले जाना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा। तो आज अगर विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो इसके पीछे सत्ता नहीं है, इसके पीछे मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्थिति है कि इनको इस फासिज्म से लड़ना है, इन फासिस्ट ताकतों से लड़ना है, और उन लोगों से लड़ना है जो आज देश को ऐसी स्थिति में ला दिए हैं जहां पर घनघोर क्रोनी कैपिटलिज्म, जहां पर 1 या 2 या 3 इससे अधिक पूंजीपतियों का आप नहीं देखते, बाकी पूंजीपति अलग है। कांग्रेस भी पूंजीवादी पार्टी है, वो कम्युनिस्ट नहीं है, वो समाजवादी नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में जो कंपटीशन होना चाहिए था वो नहीं है। आज हर चीज आप निकाल के देख लीजिए, वो अडानी ग्रुप पे केंद्रित हो जाती है, अंबानी ग्रुप पे केंद्रित हो जाती है। अभी जयपुर एयरपोर्ट की जीएसटी माफ कर दी गई, किस तरीके से कोयला खदानें दी गई, किस तरीके से एयरपोर्ट दिए गए, इस पर रोज लेख लिखे जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड लेख लिखे जा रहे हैं, तो नए लोग नहीं लिख रहे हैं, बहुत पुराने पत्रकार, सभी हुए पत्रकार लेख लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस विचारधारा की लड़ाई में विपक्षी एकता का स्वागत किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार बहुत पुराने और अनुभवी नेता हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा, अमलेश जी ने सही कहा कि यदि सीनियरिटी की बात की जाए, वरिष्ठता की बात की जाए, गंभीरता की बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी जी सब हर तरह से सीनियर हैं। कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और संपूर्ण क्रांति से निकले हुए जयप्रकाश नारायण और लोहिया की विचारधारा से निकले हुए नेता हैं, वो अलग बात है। तो मेरा यह कहना है कि जो भी विपक्षी एकता की बात की जा रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है देर सवेर विपक्षी एकता होगी, और इसी इश्यू को होगी कि हम इस वैचारिक लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं। और इस संघवाद की जो दुश्मनी है, संघवाद को, संघ को तोड़ने की जो बात चल रही है, सब कुछ एक कर देने की बात करें। कर्नाटक में देख लीजिए, वहां भी कोऑपरेटिव है, गुजरात में भी कोऑपरेटिव। आप अमूल को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब वहां पर एक नंदिनी चल रहा है और अच्छा ब्रांड चल रहा है? इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो गुजरात से आता है और कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह जी। तो एक तरीके से ये राज्य का राज्यपथ अतिक्रमण, बिजनेस राइवलरी हो सकती है, लेकिन बिजनेस राइवलरी, बिजनेस अगर अपने आप हो रहा है तो होने दीजिए, वो राइवलरी चलती रहेगी, लेकिन आप उसको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बना है, और ये अस्मिता से जुड़ जाता है कि हम अपने यहाँ का दूध क्यों नहीं पिए जो कि हमें 39 रुपए लीटर मिलता है, और उनका दूध क्यों पिए जो हमें 52 या 53 रुपए लीटर मिलता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल विपक्षी एकता होगी, और बड़े अच्छी तरह से होगी। ममता जी भी साथ आएंगी, केसीआर भी आएंगे। हो सकता है बंगाल में और केसीआर में, जहां पर कि अब बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस और तृणमूल तीनों जो है एक दूसरे के विरोधी हैं, वहां कुछ ऐसा रास्ता निकले, तीनों में हो सकता फाइट भी हो, लेकिन इसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। इलेक्शन अभी थोड़ा दूर है, और जिस तरह से विपक्षी एकता चल रही है, बातें चल रही हैं,
वो बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के अलावा महाराष्ट्र भी एक बड़ा कठिन राज्य होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को तोड़ने की बहुत सी कोशिश की जा चुकी है, अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ होने की वहां उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिखती है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम बेहतर कल की तरफ जाएंगे, विपक्षी एकता होगी और देश में एक अच्छी व्यवस्था सामने आएगी। जी 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 बिल्कुल, विपक्षी एकता की बात और बहुत पैनी नज़र और जो विश्लेषण आप कर रहे हैं बहुत शानदार विश्लेषण, क्योंकि ये समझना होगा दो चीज़ें चल रही हैं, पैरेलली चल रही हैं, विधानसभा के चुनाव और 2024 यानी लोकसभा के चुनाव की तैयारी, और इन दोनों के बीच जो समन्वय, जो तालमेल, जो कोऑर्डिनेशन ये बैठाने की कोशिश हो रही है और खासकर विपक्ष की तरफ से, वो उसकी तारीफ अभी शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ वो कोशिश सामने दिखाई दे रही है। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे कि किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में कई बात आप करते रहे हैं, लेकिन सामने कर्नाटक, और कर्नाटक के पैरेलली हम लोग देख ही रहे हैं जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं, वो है नीतीश कुमार की पहल। और नीतीश कुमार की पहल भी की शुरुआत वहाँ से होती है जब वो आते हैं दिल्ली बुलावे पे, कहें क्योंकि फ़ोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बातचीत हुई थी इन लोगों के बीच, उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं, साथ में डिप्टी सीएम साहब भी आते हैं यानी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से भी मुलाकात होती है, और उसके बाद देखिए एक अलग रास्ता और दूसरा अलग रास्ते पे, लेकिन मंजिल दोनों की एक। किस रूप में इसको देखा जाए एक विश्लेषक के नाते, और इसका दूरगामी परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, वो क्या देखते हैं आप? राजीव जी, देश का राजनीतिक पर्यावरण काफी तेजी से बदला है और उसे आरएसएस के लोग भांप रहे हैं, और वे बार बार मोदी, नड्डा और अमित शाह को इंगित कर रहे हैं कि देखिए कर्नाटक में पर्यावरण बहुत बदल चुका है, हालात हमारे खिलाफ। दूसरी बात है कि आरएसएस इस बात को जानता है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में जो सबसे बड़े बड़े कांड हुए, और वो ऐसे अप्रत्यक्ष घोटाले हैं जो आम आदमी को आसानी से नजर नहीं आते, उससे भी राजनीति बहुत बदली है। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, भ्रष्टाचार इतने खुलेआम हुआ है, बीजेपी ने बड़े पैमाने पर चंदा लिया है जो काले धन के रूप में भी है और जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसके बारे में आम आदमी बात नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ा पर्यावरण, राजनीति का पर्यावरण बदल दिया इस घटना ने। राजनीति पर पैसा हावी हो गया, ये बड़ी बुरी घटना हुई है, और आरएसएस बात को जानता है। वो जानता है कि कल को ये बात बीजेपी के खिलाफ भी जा सकती है और आरएसएस कुछ कर नहीं पाए। दूसरी बात इन्होंने जो की है वो योजना आयोग का महत्व खत्म कर दिया, नीति आयोग बना दिया है जो एक तरह से छुपाने का काम करता है। अब ये आंकड़े कहाँ मिलते हैं, कितने बेरोजगार देश में है, आर्थिक स्थिति अच्छी कहाँ, इस बारे में क्या पता चलता है? क्या सरकार, मंत्री जी ने कह दिया संसद में कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्या वास्तव में तरक्की कर रहे हैं? अब वो आंकड़े सुलभ नहीं है, तो ये बताता है कि जब मामला बड़ा गड़बड़ है देश में, इसलिए छुपाया जा रहा है, तभी कोई चीज छुपाई जा रही है। अब ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के दुरुपयोग की बातें तो सब लोग करते हैं, ये चीजें दिख रही है, लेकिन ये इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है। इन्होंने बता दिया है कि जिस तरीके से 95% विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है इन संस्थाओं के माध्यम से, तो बीजेपी को भी डर है कि कभी न कभी जब उनकी सरकार नहीं होगी तब उन्हें वो दिन देखने को मिलेंगे। जैसे व्यापम जैसे घोटाले हुए, कई घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, गुजरात में कई बड़े घोटाले हुए, और आप देखेंगे कि ये तय लग रहा था कि इन घोटालों को करने वालों को जेल जाना पड़ेगा, नेताओं को जेल जाना होगा, लेकिन वो जेल जाने से बचे हुए। तो सारे लोग जो जेल जाने से बचे हुए एक मत है अभी, क्योंकि उन्हें अपने अपराधों को छुपाना है और ये उनकी मजबूरी है, और इस बात को आरएसएस अच्छी तरह जानता है। तो ये चुनाव बहुत से मामलों में निर्णायक होंगे। ये जो गलत नीतियां हैं उनकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि जनता उन नीतियों को और सहन नहीं करेगी। राजीव जी, बहुत बड़ी बात कि जनता इन नीतियों को और सहन नहीं करेगी, और जो नीतियां हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है जो धीरे धीरे अब जनता के बीच पहुंच रहा है।
और खासकर बहुत सारी चीज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है, लेटरल एंट्री हो रही है और उस जगह पे उन जगहों पर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जो किसी और चैनल से आते हैं, लेकिन वहीं बच्चे जो हैं वो इसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में और देश भर के अलग अलग शहरों में अलग अलग कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं और रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं कि किसी तरह उनकी नौकरी लग जाए। लेकिन कितनों को नौकरी मिल रही है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई उससे भी बड़ा मुद्दा, लेकिन उससे भी ऊपर भ्रष्टाचार। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर 2G और जीजा जी कहा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन जीजा जी यानी रॉबर्ट वाड्रा, बीजेपी शासित राज्य हरियाणा, वहाँ से क्लीन चिट क्यों दी जाती है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। क्या रॉबर्ट वाड्रा सही थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही थे? उस समय के प्रधानमंत्री के 2014 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार सही थे? छत्तीसगढ़ में जाकर भाषण दिया था उन्होंने, उसके अलावा देश भर में, कि सुन लीजिए जीजा जी 1 लाख रुपए लेके आए और 300 करोड़ रुपए के मालिक हो गए, लेकिन खट्टर सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी। इसका मतलब है कि आप गलत आरोप लगा रहे थे। तो ऐसे गलत आरोप लगा करके और रुई का पहाड़ बना करके कब तक राजनीति करोगे आप? सवाल तो जनता आज न कल पूछेगी, जैसे जैसे वो जागेगी, समझेगी वैसे वैसे। ऐसे ही 2G घोटाला, उसमें भी क्या कुछ निकला आपको पता है। कोलगेट, क्या मनमोहन सिंह के हाथ काले थे? कहा तो यही जा रहा था कि काले हो गए कोलगेट यानी कि कोयला की दलाली में। खैर, चर्चाएं होती रहेंगी, बहुत कुछ बातें ऐसे निकल के आती रहेंगी और सवाल हम भी पूछा करेंगे आने वाले समय में, और तीखे सवाल पूछेंगे। आपको अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। कई हमारे साथी हैं जिनको बुरा लगता है, लेकिन खुशी ये होती है कि फिर भी वो देखते हैं, सुनते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमारे विश्लेषक, आप लोग जो बैठते हैं, हमारे पैनलिस्ट, आप लोगों की बात उन लोगों को भी अच्छी लगती हैं जो आपकी बातों को पसंद नहीं करते हैं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं विजय शंकर सिंह जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में मीनू जैन जुड़ी हुई थी, उनको भी आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, जो आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों की जो हमारे प्रति आप लोगों का